Okay, our topic is elements of directing. बहुत आसान है, हमारे पास 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं जो फर्स्ट एलिमेंट हम कंसीडर करके चलेंगे, दैट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन समझेंगे, बिल्कुल इजी है. होता क्या है मोटिवेशन? क्या सिंपली अगर किसी पर्सन को आप मोटिवेट करना चाहते हो, मोटिवेट का मतलब होता है किसी पर्सन को एक्साइट करना कोई काम करने के लिए. अब वो एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट होगी, उसके लिए सबसे पहले उस पर्सन की आपको क्या पता होनी चाहिए? नीड, जरूरत. ठीक है, सबसे पहले आप अपने एक पर्सन की जरूरत पता करते हैं कि उसकी किस चीज की जरूरत है. फिर उस जरूरत के बेस पे उसको उसी चीज का लालच देके आप उसको स्टिमुलेट करते हो. क्या करते हो? स्टिमुलेट. किस चीज के लिए स्टिमुलेट करते हो? टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर. डिजायर्ड मैनर समझते हो कि जिस तरह से आप काम करवाना चाहते हो वो उस तरह से काम करने के लिए रेडी हो जाए, उसको बोलते हैं टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर. तो मोटिवेशन है क्या? सिंपल, बिल्कुल बेसिक मीनिंग जो है यही है कि एक पर्सन की जरूरत को पता करके उसको स्टिमुलेट करना ताकि वो आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे. जब एक पर्सन एक्साइटेड होके काम शुरू करता है ना, स्टिमुलेट होके, एक्साइटेड होके, वो अच्छे से काम करता है. ठीक है, तो मोटिवेशन का मीनिंग है किसी पर्सन की जरूरत. पहले आप मीनिंग लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे. इट रेफर्स टू स्टिमुलेटिंग अदर्स इन सच अ वे दैट दे डू द एक्ट इन डिजायर्ड मैनर. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपने लिख दिया कि मोटिवेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर? नीड्स के ऊपर. जब भी आप मीनिंग लिखेंगे आपको बताना है मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नीड्स के ऊपर. अगर आपको किसी पर्सन की जरूरत पता है तभी आप उसको मोटिवेट कर सकते हो. थर्ड पॉइंट आपने लिखना है बेटा, मीनिंग के अंदर ही मोटिव क्या होता है? मोटिव. और फोर्थ पॉइंट लिखना है आपने, मोटिवेटर क्या होता है? सुनना सभी. ठीक है, समझो. मोटिव होता है बेटा किसी पर्सन की इनर स्टेट. ठीक है, डिजायर, इच्छा, जो वो पाना चाहता है. जो पर्सन पाना चाहता है, जो उसका गोल है, वो उसका मोटिव है कि मैं अपनी लाइफ में ये पाना चाहता हूँ, ये चीज मुझे मिल जाए, तो ये उसका मोटिव बन जाता है. मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर एक टेक्निक है. क्या है? टेक्निक. क्या करने की? मोटिवेट करने की. जैसे कि एक पर्सन है, उसका मोटिव है कि मुझे कार चाहिए, सपोज टू भी उसको कार खरीदनी है, उसका मोटिव है कार. अब उसको वो मोटिव पूरा करना है ना, उस मोटिव को पूरा करने के लिए टेक्निक क्या यूज कर रहा है? वो अच्छे से काम करके पैसा कमा रहा है, तभी कार ले पाएगा. तो ये टेक्निक होगी. मोटिवेटर टेक्निक है जिसके थ्रू वो क्या करता है? अपने मोटिव को पूरा करने की कोशिश करता है. और फिर उसके बाद आता है बेटा मोटिवेशन, जो ये मैंने अभी ऊपर लिखा, थर्ड पॉइंट. ये दोनों समझने के बाद मोटिवेशन आता है. लेकिन हम मोटिवेशन का मीनिंग कर रहे हैं ना, तो आपको मोटिवेशन में ये बात जरूर लिखनी है कि एक प्रोसेस है. क्या है? एक प्रोसेस. किस चीज की प्रोसेस है? दूसरों को स्टिमुलेट करने की, ताकि वो हमारे जिस तरह से हम चाहते हैं काम करें और हमारा गोल अचीव हो. तो आपको ये सारी बातें लिखनी है. मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुन लो. पहले आपको सिंपल मोटिवेशन आ जाता है तो स्टार्टिंग कैसे करनी है. अगर उसके इंसेंटिव आ जाते हैं तो भी आपको ये सारी बातें लिखनी है. अगर उसके फीचर्स आ जाते हैं तो भी आपको ये सारी बातें लिखनी है. क्या? मोटिवेशन का मीनिंग जब आप लिख रहे हैं तो आपको बताना होगा कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है. कैसे है एक प्रोसेस? क्योंकि वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ प्रोसेस है क्या इसकी. क्योंकि इसके अंदर हम स्टिमुलेट करते हैं लोगों को. किस चीज के लिए स्टिमुलेट करते हैं? कि वो डिजायर मैनर में काम करे, जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से काम करे. फिर आपने जरूरतों के बारे में बताना है कि एक पर्सन अपनी जरूरत से ही मोटिवेट होता है. फिर मोटिव के बारे में बताना है, जो उसकी डिजायर होती है, जो इच्छा होती है, वो मोटिव होता है. मोटिवेटर टेक्निक होती है उस इच्छा को पाने की तरीका, उस इच्छा को पाने का. पैसा कमा के, रिस्पेक्ट गेन करके कैसे पाया जा सकता है, उस इच्छा को पूरा किया जा सकता है, वो मोटिवेटर है. मोटिवेशन प्रोसेस है. अब ये प्रोसेस कैसे है, अब ये समझो. सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक पर्सन की होती है अनसेटिस्फाइड नीड. क्या होती है? अनसेटिस्फाइड नीड, जिसके अंदर साफ साफ ये बात आएगी कि एक पर्सन, जब उसके दिमाग में कोई अनसेटिस्फाइड नीड आती है ना, कि मेरे को ये चीज चाहिए पर मेरे को मिल नहीं रही, तो वो चीज उसकी क्या हो जाती है? अनसेटिस्फाइड. जैसे कोई चीज उसको चाहिए,
कार चाहिए, उसको उसके पास कार है नहीं, तो वो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड होगी, ठीक है, तो उसको चाहिए वो। फिर उसके दिमाग में क्रिएट होती है, बेटा सीक्वेंस यही चलेगी सेम टू सेम, फिर उसके दिमाग में उससे रिलेटेड क्रिएट होती है टेंशन। अब टेंशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि वो सोचना शुरू करता है कि मैं ऐसा क्या करूं टेंशन से कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, थिंकिंग करना शुरू करता है, टेंशन लेना शुरू करता है। अब वो टेंशन ज्यादा देर तक नहीं झेली जा सकती, अब उस टेंशन को खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, ड्राइव्स ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढेगा कि इस टेंशन को मैं कैसे खत्म करूं, बहुत सारे क्या ढूंढेगा, ऑप्शंस, तरीके, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव्स। अब अगर उसने तरीके ढूंढ लिए बहुत सारे, अब उसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव यूज करना है उसको, कोई एक, उसको बोलते हैं सर्च बिहेवियर। क्या बोलेंगे, सर्च बिहेवियर। मतलब जो बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे उसमें से एक ऑप्शन को वो यूज करेगा, पुट टू यूज, समझते हो, यूज कर लेना, उसको बोलते हैं सर्च बिहेवियर। फिर जब उस ऑप्शन को यूज कर लेगा तो उसकी नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है, सेटिस्फाइड, नीड एंड टेंशन रिड्यूस्ड, बस इतनी सी प्रोसेस है। मोटिवेशन में प्रोसेस में ये सीक्वेंस फॉलो की जाती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोटिवेशन प्रोसेस क्यों है, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कोई भी पर्सन हो, उसकी अनसेटिस्फाइड नीड उसके सामने आती है जो उसको पूरी करनी है किसी भी हालत में, फिर उसकी टेंशन लेना शुरू करता है, फिर उसके ऑप्शंस ढूंढता है, फिर उन ऑप्शंस में से बेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, यूज करता है, फिर उसकी नीड क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, और टेंशन रिड्यूस हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो जब कभी भी मोटिवेशन जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना बेटा, एक चीज समझ लो कि ये सारी बातें आपने मेंशन करनी है मोटिवेशन के बारे में, जो जो आपको पता है। इंसेंटिव एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपका ये एक पेज खा जाएगा पूरा, ठीक है, जब आप ये सारा एक्सप्लेन करोगे, मोटिव के बारे में, मोटिवेटर के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स जैसे मैंने लिखी है, अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, ड्राइव के ब्रैकेट में लिख देना फाइंडिंग आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, फिर सर्च बिहेवियर के ब्रैकेट में लिख देना इम्प्लीमेंटिंग द और पुट टू यूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और फिर सेटिस्फाइड नीड जो है उसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, बस इन दोनों के ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ड्राइव और सर्च बिहेवियर का मतलब नहीं पता होता यूजुअली, आपको भी नहीं पता होगा। कई बार क्या होता है कि लाइक टीचर को हमें बताना चाहिए अच्छे से जो हमें पता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। सर्च बिहेवियर के ब्रैकेट में क्या लिखना है, फिर से बताना। पुट टू यूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबका। अब ये तो हो गया हमारा मोटिवेशन का, एलिमेंट्स के अंदर मोटिवेशन का मीनिंग हो गया, जिसके अंदर हमने इसकी थोड़ी सी प्रोसेस भी डिस्कस कर ली। अब है बारी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी डिस्कस करने की। अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी है, इसको बोलते हैं हम लोग नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, और उस थ्योरी के अंदर उसने जरूरतों को कुछ पार्ट्स में बांट दिया और कह दिया कि वैसे तो नीड्स काउंटलेस होती है, काउंटलेस समझते हो, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड होती है, कभी भी काउंट नहीं हो सकती, पर कहता मैंने कोशिश की है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने की, ठीक है। मैस्लो ने ये बात बोली, क्या नाम है, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मैस्लो, ओके। इसने क्या दिया है, मोटिवेशन की थ्योरी दी है, नो डाउट। अब ये चीज समझना है एक कि इसने सबसे पहले ये बात बोली कि एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स जो होती हैं वो काउंटलेस होती है। सबसे पहले इसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने थ्योरी क्यों दी है, कह रहे जिसके पास 100 है वो कहेगा मेरे पास 1000 हो, 1000 रुपीज हो, 1000 वाला कहेगा क्या हो, लैक्स में हो, लैक्स वाला कहेगा करोड़ में हो। तो कहता है एक ह्यूमन बीइंग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। कह रहा मैंने एक अटेम्प्ट किया है, एक कोशिश की है नीड्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज करने का, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, उसको मैं समझाने जा रहा हूं, ओके।
अब इसने कैसे समझाया ये सुनना सभी ध्यान से। क्या है सिंपल, पहली बात इसने ना समझाने से पहले जो 5 पार्ट्स बनाया है उससे रिलेटेड कह दिया कि अगर आप मेरी एजम्पशंस फॉलो करोगे तो वो 5 पार्ट समझ आएंगे वरना नहीं आएंगे। इसने कह दिया अगर मैं 5 पार्ट्स आपको दे रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, सिंपली इसने ये बोला कि सबसे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग को उसकी जरूरत का लालच दे रहे हो ना, तो एक ह्यूमन बीइंग आपने ऐसा लेना है जिसका बिहेवियर उस जरूरत के लालच से इन्फ्लुएंस हो। कह रहे ढीठ किस्म के लोगों के लिए मेरी नीड अप्लाई नहीं होती। ढीठ किस्म के समझते हो कि उसको कितना मर्जी लालच दे दो, जैसे उस पर्सन के पास पैसा नहीं है, हमने उसको लालच दिया कि तेरे को हम बहुत सारा पैसा देंगे तू काम कर, और उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी वो काम नहीं करना चाहता, भी नहीं करना तो नहीं करना, समझ रहे हो। तो वही चीज कह रहे कि ऐसे लोगों के लिए मेरी नीड एप्लीकेबल नहीं होती। सबसे पहली बात उसने ये लिखी कि ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए, रैशनल। रैशनल से मतलब है कि मैं अगर एक पर्सन को उसकी जरूरत का लालच दूं, नीड का क्या दूं, लालच, तो उससे उसका बिहेवियर, उससे उसके बिहेवियर पे क्या पड़े, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट पड़े, ऐसा ह्यूमन बीइंग ही लेना है। रैशनल ह्यूमन बीइंग लेना है। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई असर ही नहीं पड़ता, जितना मर्जी लालच दे दो, जो उनको चाहिए उस चीज का लालच दे दो चाहे, कोई असर ही नहीं पड़ता उनको, ऐसे लोग कहता मेरी थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं है। पहली बात उसने ये बोली। फिर कहता कि मैं आपको नीड्स की एक सीक्वेंस दूंगा। क्या दूंगा, सीक्वेंस। आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसको सीक्वेंस में ही फॉलो करोगे। सीक्वेंस इन द सेंस जो पहली नीड है वो पूरी करने के बाद सेकंड नीड ही पूरी करोगे, देन थर्ड पे जाओगे, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। जंप नहीं करोगे, मतलब फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पे नहीं जाओगे, एक सीक्वेंस में ही इसको क्या करोगे, फॉलो करोगे। फिर कहता कि अगर एक पर्सन की, थर्ड बात बोलता है मैस्लो, क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन की पहली नीड सेटिस्फाई हो जाए, क्या, फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हो जाए, तो वो नीड जो है बेटा ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं करेगी एक पर्सन, ठीक है। अगर एक नीड किसी पर्सन की सेटिस्फाई हो गई तो वो उसको ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं करेगी। जैसे अब किसी पर्सन को पैसे की जरूरत थी, अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो पैसे की नीड पूरी होगी ना, अब पैसा उसको मोटिवेट नहीं करेगा, उससे नेक्स्ट हायर लेवल नीड जो होगी, उससे ऊपर वाली नीड, वो ही उसको क्या कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि अ सेटिस्फाइड नीड, कि अगर एक पर्सन की नीड सेटिस्फाई है तो वो उसको ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं करेगी, इसको लिखेगा विल नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। ज्यादा देर तक एक पर्सन को मोटिवेट नहीं करेगी वो नीड, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं फोर्थ में, अजम्पशन दे रहा है वो अपनी, बड़ी सिंपल। पहले उसने बोला कि रैशनल होना चाहिए, अजम्पशंस दी कुछ, रैशनल मतलब उसके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। फिर उसने बोला कि सीक्वेंस में ही फॉलो करोगे, जो मैंने सीक्वेंस दी है अभी बताती हूँ क्या सीक्वेंस है। फिर उसने बोला कि अगर एक पर्सन की एक जरूरत सेटिस्फाई होगी तो वो उसको ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं करेगी, उससे अगली जरूरत मोटिवेट करेगी उसको। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक पर्सन अगली नीड पे तभी जाएगा जब उसकी पहली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट नीड सेटिस्फाई होने के बाद ही उसको सेकंड नीड पे शिफ्ट करना है, कि ऐसा नहीं फर्स्ट नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश की उसने, उससे हुई नहीं सेटिस्फाई तो वो सीधा ही सेकंड पे शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। सेकंड नीड सेटिस्फाई होने के बाद ही थर्ड पे शिफ्ट होगा। ये लास्ट एजम्पशन उसने बताई। टोटल 4 एजम्पशंस हमने डिस्कस की मैस्लो की थ्योरी डिस्कस करने से पहले, ठीक है। एजम्पशन समझ आ गई सबको, किसी का कोई डाउट। एजम्पशन समझने के बाद देखो चारों एजम्पशंस, बड़ी सिंपल चीज बता रही हूँ कि उसने थ्योरीज को, जो नीड है की थ्योरी बनाई है, उसको 5 पार्ट्स में कैसे बांटा। उसने कहा है कि एक पर्सन कोई भी हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसकी सबसे पहली नीड होगी फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी नीड होगी, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि बेसिक नीड, जिसका साफ साफ बेसिक जरूरतें पूरी करना। अब बेसिक जरूरतें कैसी पूरी होंगी, वो जरूरतें
जो एक पर्सन की सर्वाइवल में हेल्प करती हैं वो पूरी होना, अगर उससे वो सर्वाइव कर सके, उसको बोलते हैं सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। सर्वाइवल और मेंटेनेंस में जो जरूरत क्या करे, हेल्प करे, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, कि एक पर्सन अपने आप को सर्वाइव भी कर सके और सर्वाइव मेंटेन रख सके अपने आप को, है ना। यूजुअली बेसिकली हम डिस्कस करें तो ये जरूरतें जो होती है जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करती हैं वो तीन ही है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, है ना। स्लीपिंग भी कंसीडर करके चलो साथ में, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में स्लीपिंग ऐड कर देना, सोना, ठीक है। अब ये हमारी बेसिक जरूरत है जो हमें सर्वाइव और मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। अब अगर बात करें, ये तो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में नॉर्मल के साथ साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सभी समझेंगे ध्यान से कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके अंदर बेसिक जरूरत क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी, कि एक पर्सन अपनी बेसिक नीड पूरी करने आया, मतलब सर्वाइव करने आया है, मेंटेनेंस रखने आया है, कि अपने आप को सर्वाइव करवा सके, तो वहां पे वो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, सैलरी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो जरूरत होगी वो होगी उसकी सबसे पहली जरूरत सैलरी, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी तभी वो अपनी सर्वाइवल और मेंटेनेंस मेंटेन कर पाएगा, वरना नहीं, क्योंकि जो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग है वो पैसे से खरीदेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है अगर उसकी ये नीड पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर ही वो अगले नीड पे जाएगा। अगर किसी की बेसिक नीड पूरी नहीं है तो वो अगली पे जाएगा ही नहीं, पहली बात, वहीं पे रहेगा, पहले उसको पूरा करेगा। अगर हो जाती है तो अगली पे जाएगा, और कहता है अगली नीड हमेशा होगी सेफ्टी नीड। और सेफ्टी से मतलब है कि अपने आप को सिक्योर रखना, सेफ रखना, किस किस चीजों से, जब जब फ्यूचर में सेफ्टी रखना मतलब फ्यूचर में सिक्योरिटी होना, आपके पास पैसों की जरूरत हो तो आपके पास पैसे हो, सेविंग्स पड़ी हो आपकी। फ्यूचर में जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई फिजिकली इलनेस आ जाए तो उससे सेफ्टी, है ना। और अगर फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि सोशल एक्सेप्टेंस हो आपकी तो उससे सेफ्टी। तो ये तीन चीजें इसने किसमें डाली है बेटा, सेफ्टी नीड में, ठीक है। तो सेफ्टी नीड तीन बनाई है इसने, ध्यान से सुनना, तीन पार्ट्स में बांटी है। फर्स्ट है फिजिकल सेफ्टी, ठीक है। सेकेंड economical safety, and the third one is social safety, ठीक है। अब सुनो, फिजिकल सेफ्टी तो बहुत आसान है, सबको पता ही है कि लोग क्या करें, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है फ्यूचर में या कुछ भी हो जाता है तो उससे रिलेटेड उसके पास क्या हो, अपने आप को बचाने के, इलनेस हो जाती है, कोई सपोज टू बी डकैती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, फिजिकली हार्म हो जाता है उसको, तो उसके पास उससे रिलेटेड सफिशिएंट क्या हो, फंड्स हो कि उससे वो डील कर सके। फंड से ही नहीं सिर्फ, वैसे भी अगर और कोई भी उसके पास सेफ्टी हो कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह लेके एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे कर देगी, सिर्फ खुद के पास ही ना हो, बाकी इंश्योरेंस वगैरह भी ले रखा हो, इसको बोलते हैं फिजिकल सेफ्टी, ठीक है। फिजिकल सेफ्टी के बाद आती है बेटा इकोनॉमिक सेफ्टी, जिसका साफ साफ मतलब है कि फ्यूचर में अगर किसी पर्सन को फंड्स चाहिए आने वाले टाइम में, ठीक है, तो फ्यूचर में जब फंड्स की जरूरत हो, ओल्ड एज हो जाती है, पैसा खत्म हो जाता है, या आने वाले टाइम ओल्ड एज की बात ना भी करे तो भी आने वाले टाइम में कभी पैसा खत्म ना हो, तो फ्यूचर में फंड्स अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सेफ्टी। जैसे एफडी करा रखी हो, आरडी करा रखी हो, ये सारे अकाउंट खोल के अपना पैसा जोड़ रखा हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सेफ्टी। नेक्स्ट है सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी मतलब सोशली एक्सेप्ट करे लोग उसको, है ना, सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस मिले उसको, ठीक है, लोग एक्सेप्ट करे, तो उसको बोलते हैं सोशल सेफ्टी, ठीक है। ये तीन तरह की सेफ्टी एक पर्सन सेफ्टी नीड में पूरी करने की कोशिश करता है। अब एक छोटी सी चीज समझो, ऑर्गेनाइजेशन में जब एक पर्सन काम करता है तो उसकी पहली नीड सैलरी है, फिर वो सेफ्टी की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब उसकी जॉब क्या हो जाएगी, सिक्योर।
ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है उसके लिए हमेशा सेफ्टी होगी, क्या होगी, उसकी जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी से यहाँ पे क्या मतलब है कि परमानेंट हो गया, उसको कोई जॉब से अब निकालेगा नहीं। और क्या हो सकती है सेफ्टी पैसों से रिलेटेड, कि पेंशन प्लान मिले उसको, क्या मिले, पेंशन प्लान, प्रॉपर पेंशन प्लान मिले कि आने वाले टाइम में पैसा अगर उसको चाहिए हो, रिटायर होता है कुछ भी, तो उस टाइम पे उसको पेंशन मिले। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सेफ्टी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन प्लान। फिर मैस्लो कहता कि अगर एक पर्सन की सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो फिर वो शिफ्ट होगा कौन सी नीड के ऊपर, सोशल नीड के ऊपर। सोशल नीड में वो ये सोचेगा बेटा कि मेरे दोस्त हो, ठीक है, दोस्त फ्रेंडशिप है ना, सोसाइटी में अच्छे क्या हो, रिलेशंस हो, और सिर्फ यही नहीं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये कह सके कि मैं यहां से बिलोंग करता हूँ, इस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, राइट, उसको बोलते हैं सोशल नीड। क्या बोलते हैं, सोशल। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर उसको दोस्ती चाहिए या फिर क्या चाहिए कि बता सके कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन सोशल नीड किसी पर्सन की कैसे पूरी करती है, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे देती है, उसके साथ इनफॉर्मल रिलेशंस बना के, क्या बना के, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं दोस्त वाले, सिर्फ ऑफिशियल नहीं, थोड़ा फ्रेंडशिप भी रखना उनके साथ। और ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरह से करती है। और ये सोशल नीड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद पूरे कैसे करते हैं, अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के, जो आपके साथ बराबर काम कर रहे हैं, अगर आपके उनके साथ अच्छे रिलेशन है तो उसको क्या बोलोगे, वो भी क्या आपकी सोशल नीड हुई ना। कैसे, कॉर्डियल रिलेशन, कॉर्डियल मतलब अच्छे रिलेशन, किसके साथ, विद कलीग्स, ठीक है, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के। तो सोशल नीड क्या है, वी सिंपली यहाँ पे जो सोशल थी ये सेफ्टी थी, सोशली सेफ रहना, कि लोग आपको सोसाइटी से निकाल ना दे, है ना, वहां पे आप रहना चाहते हो। यहाँ पे जो सोशल नीड है वो है क्या, कि आप दोस्त बनाना चाहते हो सोसाइटी के अंदर, आप चाहते हो आपके साथ भी कोई खड़ा हो, आप कह सको कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कैसे, आप जहां पे भी काम कर रहे हो उस वहां पे जो कलीग्स हैं आपके, जो आपके इक्वल काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हो, और आपके बॉस के साथ ऑफिशियल के साथ साथ थोड़े थोड़े इनफॉर्मल रिलेशंस भी हों। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बेटा हमारी एस्टीम नीड। कौन सी जरूरत, एस्टीम। एस्टीम होती है बेटा एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे वो पर्सन सोचेगा कि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी एक पहचान होनी चाहिए, रिकॉग्निशन, ठीक है, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, उसको बोलते हैं एस्टीम। ये तो नॉर्मल हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट, सिंपल, एक सिंपल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन एस्टीम नीड अपनी कैसे पूरी करता है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे बनती है, बढ़ती है, जब उसको क्या मिल जाती है बेटा, उसकी जॉब को एक टाइटल मिल जाता है। ठीक है, कि लोग उसको उस चीज से जाने पहचाने, तो जिस नाम से जाना जाएगा, उसकी जॉब को जो टाइटल मिलेगा, समझ रहे हो, वो उसका क्या हो गया, उसकी एस्टीम, ईगो एक तरह से सेटिस्फाई होगी। ठीक है, जब एक पर्सन की सोशल सेटिस्फाई होगी, फिर उसके बाद उसकी जॉब को टाइटल मिल गया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है, उसको पहचान मिल गई है, फिर उसके बाद लास्ट में पर्सन जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, जिस चीज की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी तरफ शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं, कौन सी नीड होती है वो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब साफ साफ यही है कि एक पर्सन जो बनना चाहता है, जिस चीज के बनने के कैपेबल है, वो बन जाए, उसको बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को कैसे पूरा कराएगी, जब वो एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज दे, मौका दे, किस चीज का मौका दे, कि एम्प्लॉइज अपने आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, किस चीज के लिए इनिशिएटिव, जो भी वो बनना चाहते हैं वो बनने की कोशिश कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मौका दे रही है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएटिव लेने का मौका दे रही है कि आपने गोल अचीव करना है, अब एम्प्लॉय है,
तो एम्प्लॉय जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका गोल हमेशा यही रहेगा, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ लगाना, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ लगा दिया जाता है। तो एक एम्प्लॉय है तो वो तो हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या कर दूं, अचीव कर दूं, तो यही उसकी क्या होगी, फाइनल अचीवमेंट होगी, वही वो पाना चाहता है और उसके कैपेबल भी है, तो वो फाइनली पा ले और ऑर्गेनाइजेशन उस चीज का उसको मौका भी दे, इनिशिएटिव भी दे कि अपने आप तू उसको अथॉरिटी दे कि अपने आप डिसीजंस ले सकता है, आप जिस चीज के कैपेबल हो वो काम करो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नाम से क्लियर है कि जो आप बनने के कैपेबल हो वो बन जाओ। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ये थी मैस्लो की थ्योरी, जो कि हमने सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी, एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल का और एक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करनी है। और एजम्पशंस इसके बाद जरूर लिखनी है, क्रिटिसिज्म एजम्पशंस का ही उल्टा कर सकते हैं हम लोग, क्रिटिसिज्म लिखना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम मैस्लो को फेवर करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं तो फेवर ही करेंगे ना, तो हम अजम्पशंस जरूर लिखेंगे, वो 4 अजम्पशंस इस थ्योरी से पहले या इस थ्योरी से बाद जरूर लिख के आनी है। ठीक है, ये अजम्पशंस पूरी हो गई।